अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम इंडो इस्लामिक के एक लेक्चर की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला लेक्चर जो है वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा कि 11th एंट्रेंस के टेस्ट में हमारे यहाँ इंडो इस्लामिक से रिलेटेड कौन सा पोर्शन आता है और किस पोर्शन पे हमको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी है और वहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। मेन ये 3 सवाल हैं, जिन तीनों सवालों के जवाब हम इस लेक्चर में देने की कोशिश करेंगे और इस लेक्चर के बाद आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि इंडो इस्लामिक का एक्चुअल सिलेबस क्या है। देखिए, प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स को ये समझ में ही नहीं आता कि इंडो इस्लामिक में एक्चुअली आने क्या वाला है, क्योंकि जब आप देखते हैं इस्लामिक हिस्ट्री तो अल्लाह के रसूल की सीरत से लेके बहुत सारी सीरतें आपको सामने नज़र आती हैं, यानी कि 1000 से ज़्यादा सीरत की किताबें लिखी गई हैं, हर पर्सपेक्टिव से लिखी गई है और हर पर्सपेक्टिव में अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन क्या 11th एंट्रेंस में ये सारी ही चीज़ों को कवर किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ख़ास तौर से मेजर पोर्शन जो इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इंडो इस्लामिक में पूछे जाते हैं और हमको वही फोकस करना है। और उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा कैनवास कितना बड़ा है, यानी कि इंडो इस्लामिक की जो पेंटिंग है जो आपको 11th एंट्रेंस में करनी है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितना बड़ा कैनवास है और उस कैनवास को अगर हम सारा रंग देते हैं तो हमारे इंडो इस्लामिक का कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा। तो आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम सबसे पहले शुरू करते हैं, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि इंडो इस्लामिक को सबसे पहले आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहला है प्री इस्लामिक पीरियड। प्री इस्लामिक पीरियड बोले तो सबसे पहले तो आपको ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए कि इस्लामी इतिहास यानी इस्लामिक कल्चर ये जो है ये अल्लाह के रसूल यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होता है। ये सबसे पहली दुविधा है जो बच्चों के दिमागों में रहती है, तो उस दुविधा को दूर करने के लिए ही मैंने ये लिख दिया है प्री इस्लामिक पीरियड। इसका मतलब ये है कि इस्लाम का इतिहास जो है वो जब से दुनिया बनी है तब से शुरू हुआ है। यानी इस्लाम का विश्वास ये है, इस्लामिक लिटरेचर का विश्वास ये है, या आप जो देखते हैं कि मुसलमानों की धार्मिक किताब कुरान है, तो उसमें जो विश्वास है, जो बिलीफ सिस्टम है, वो ये है कि जब से दुनिया बनी है तब से इस्लाम का वजूद है। तो इस्लाम का वजूद कैसे है? तो आपने देखा होगा कि इस्लाम में पैगंबरों का सिलसिला है, ठीक, प्रॉफिट्स का सिलसिला है। एक लंबी सीरीज़ है जो एक रफ फिगर के हिसाब से हमें पता चलती है कि 1,24,000 कभी कमोबेश या अप्रॉक्सीमेटली पैगंबर आए। तो उसमें जो सबसे पहले पैगंबर हैं, उन पैगंबर का नाम जो है वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि इस्लाम के सबसे पहले प्रॉफिट कौन है, तो जो नॉर्मल बच्चा होगा वो ये सोचेगा कि सारा इस्लाम तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से घूमता है, कि उसके आसपास घूमता है, और उसको ये गुमान होगा कि शायद प्रॉफिट मोहम्मद ही सबसे पहले होंगे। एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो उसका ये आंसर जो है, और जाहिर सी बात है कि जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा प्रॉफिट मोहम्मद, तो अगर वो उसको टिक करेगा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये बात आप ध्यान रखें कि इस्लाम के सबसे पहले प्रॉफिट जो हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। ये क्वेश्चन कम से कम 3 मरतबा आया है और इसलिए ये क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। तो पूरी इस्लामिक हिस्ट्री अगर आप देखते हैं, मतलब उसका जो मेजर पोर्शन है जहाँ पे प्रॉफिट्स का पूरा दौर है, तो सबसे पहले प्रॉफिट है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी प्रॉफिट है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सीरीज़ है 1,24,000 की। इसमें हमारे पास कुछ ख़ास अंबिया हैं, कुछ ख़ास प्रॉफिट्स हैं जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम डिफरेंट प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें कुछ ख़ास नाम हैं जो कुरान में मेंशन किए गए हैं, कुछ ख़ास नाम हैं जो अहादीस में मेंशन किए गए हैं। यानी कि आप देखेंगे कि पूरे कुरान में 1,24,000 अंबिया में से 7 ऐसे अंबिया हैं जिन अंबिया के नाम पर कुरान की सूरतों का नाम रखा गया है, यानी चैप्टर्स का नाम रखा गया है। लिहाजा हम उसको बाद में देखेंगे। अभी हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम से कहानी शुरू होती है, यानी दुनिया की शुरुआत के साथ इस्लाम की कहानी शुरू होती है।
उसके बाद सबसे आखिरी प्रॉफिट जो है, यानी जो दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है वो ये कि हु इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक, इस्लामिक हिस्ट्री में जो मेजर पोर्शन इंडो इस्लामिक में पूछता है वो दो दौर में से पूछता है, यानी जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड है। एक तो है मक्की दौर और दूसरा है मदनी दौर। मक्की दौर को आप इंग्लिश में मक्कन पीरियड कह सकते हैं कि वो टाइम जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में सर्व किया है या वहाँ पर उन्होंने जिया है। ये जो साल है इसकी उम्र जो है वो 13 साल की है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आता है कि मक्की दौर कितने सालों का है, तो 13 साल प्रॉफिट मोहम्मद यानी रसूलुल्लाह की पैदाइश के बाद से लेकर रसूलुल्लाह की जवानी तक, जवानी से कुछ ज़्यादा, तो आप देखेंगे कि 13 साल की जो उम्र है अल्लाह के रसूल ने मक्की दौर में 13 साल जो है अल्लाह के रसूल ने मक्की दौर में बिताए हैं। तो 570 से लेकर 622, उसके बाद आप देखेंगे कि एक दौर है कि जहाँ से ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक मक्की और मदनी दौर। उसमें जो मेन जो इवेंट है उसको बोलते हैं हिजरत। ठीक, जो 622 AD में हुई है और यहाँ से हिजरत का दौर जो है वो शुरू होता है और उस दौर के बाद जो है अल्लाह के रसूल मक्की दौर से यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अल्लाह के रसूल जाते हैं, माइग्रेट करते हैं और उनके कुछ साथी माइग्रेट करते हैं। तो मक्की दौर, हिजरत और फिर आता है मदनी दौर। तो अल्लाह के रसूल ने मदीना में कुल 10 सालों का टाइम गुजारा है, सर्व किया है। 10 साल ऐसे कि 622 से 632 तक, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का जो इंतकाल है वो इसी दौर में हुआ है, मदनी दौर में। तो इसका भी पीरियड से आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि मदनी दौर कितने सालों का है, तो उसमें 10 साल है। इसके बाद आप देखेंगे कि इस्लामिक हिस्ट्री जो है वो यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद एक लंबा दौर जो है वो खुलफाए राशिदीन का यानी कैलिफ पीरियड है, खिलाफत का दौर। खिलाफत के दौर में आप देखेंगे कि 4 खलीफा हैं। वैसे तो खिलाफत आप देखेंगे कि 632 AD से 1924 तक चलती है। ये बहुत लंबा पीरियड है, लेकिन इसमें भी 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है खुलफाए राशिदीन का, यानी ऐसे खलीफा जिनको खुलफाए राशिदून कहा जाता है, ऐसे खलीफा का नंबर जो है वो है 4। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना होगा कि कितने खलीफा, नंबर ऑफ जो कैलिफ हैं उनको खुलफाए राशिदीन में शामिल किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले हैं हज़रत अबू बकर। ठीक, हज़रत अबू बकर या इनका नाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कहा जाता है। इनका पीरियड 632 यानी रसूलुल्लाह के जस्ट बाद जो सबसे पहले खलीफा बने हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि इस्लाम के सबसे पहले खलीफा कौन है, तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। 632 से 634 इनका पीरियड बहुत छोटा रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और इस पीरियड में बहुत सारे काम हुए हैं जो हम हज़रत अबू बकर को जब पढ़ रहे होंगे उस वक्त देखेंगे। दूसरे हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो टाइम है 634 से 644 यानी 10 सालों का वक्फा रहा है। आप देखेंगे कि इस्लाम जो है इनके दौर में यानी हज़रत उमर के दौर में बहुत तेज़ी से फैला है, यानी उतना फैला है जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी ज़माने में नहीं फैला था। क्योंकि आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए, ये बात आपके इल्म में होना चाहिए कि रसूलुल्लाह कभी जो है अरब की ज़मीन से बाहर नहीं गए। अरब बहुत बड़ा एरिया है। हम सोचते हैं कि अरब जो है मक्का और मदीना है, लेकिन जिसको आप आज UAE कहते हैं या फिर इसके अलावा भी जो आसपास के अतराफ़ हैं उन सारों को जज़ीरतुल अरब कहा जाता है। ठीक, तो रसूलुल्लाह कभी अरब से बाहर नहीं गए, चाहे वो लड़ाई का मौका हो, चाहे वो सुलह का मौका हो या कभी ट्रेड का मौका हो, कोई भी मौके के से अल्लाह के रसूल उससे बाहर नहीं गए। तो लिहाजा उस दौर में अल्लाह के रसूल ने जो तैयार किया है वो है सहाबा। ठीक, तो सहाबा में से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो दौर है, खिलाफत का जो पीरियड है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा इस्लाम फ़रोग़ पाया है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसके पीरियड में इस्लाम जो है बहुत तेज़ी के साथ फैला है, तो वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पीरियड है। ये डेट्स आपको याद होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है कि आपको मैचिंग के लिए दे देता है कि एक तरफ आपको खलीफा का नाम दे देगा और दूसरी तरफ उनका पीरियड दे देगा। तो आपको ये याद रखना है, पहले तो सीरीज़ याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन एक ये बनता है कि सबसे पहले खलीफा कौन थे, दूसरे खलीफा कौन थे, तीसरे खलीफा कौन थे,
है ना, इस तरीके से। या फिर सबसे आखिरी खलीफा कौन थे, या जो मैंने आपको पहले बताया कि खुलफाए राशिदून में कौन से खलीफा शामिल है। तो आपको 3 ऑप्शन चार ऑप्शन देगा, उसमें से क्या नाम है 3 ऑप्शन गलत होंगे, यानी उसमें अब्बासिद खलीफा या उम्मय्यद खिलाफे से तीनों नाम आ सकते हैं और एक नाम खुलफाए राशिदीन का आ सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो खुलफाए राशिदून में नाम आता है वो है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का जो पीरियड है 644 से 656 यानी 12 साल का। तो इसमें एक नया क्वेश्चन बन के आता है हमारे सामने कि सबसे ज़्यादा लंबा पीरियड खुलफाए राशिदून में से किसका था। तो वो पीरियड जो है वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का था। ठीक, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के बारे में एक बात आप और नोट कर सकते हैं, वो ये कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला जो हैं वो ब्रदर इन लॉ यानी अल्लाह के रसूल के दामाद भी थे। यानी अल्लाह के रसूल की एक बेटी फिर दूसरी बेटी, दोनों बेटियों को अल्लाह के रसूल ने एक के बाद, जब पहली बेटी का इंतकाल हो गया तो अल्लाह के रसूल ने अपनी दूसरी बेटी भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को अता की थी। तो उनकी शादी उन्हीं से हुई थी। तो इसीलिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को ज़िन नूरैन भी कहा जाता है। जब हम खलीफा के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें दोबारा आएंगी। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब हम कोई भी लेक्चर लेंगे तो हो सकता है कि उसमें कुछ पॉइंट्स रह जाएं, तो आपको महसूस होगा कि ये पॉइंट तो रह गया, ये इम्पॉर्टेंट था। लेकिन देखिए हमारी जो पूरी सीरीज़ है लेक्चर की, उसमें सारे लेक्चर्स कनेक्टेड होंगे। यानी कि अगर आप सोचेंगे कि मैं एक ही लेक्चर देखूं और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए तो ऐसा थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में जो है थोड़ी सी बोरियत होती है, आदमी बोर हो जाता है। तो उस बोरियत को ख़त्म करने के लिए हमने ये तरीका निकाला है कि हम चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते हैं। यानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का नाम यहाँ आ गया, अब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला से सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको यही नहीं दूंगा, ठीक है, वो ज़्यादा बोझिल भी होगी और बोरिंग भी होगी। अभी हमको सिर्फ खुलफाए राशिदून देखना है, इसलिए हम सिर्फ उसको टच करते हुए चलेंगे। लेकिन जब हम खलीफा के बारे में दोबारा पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल स्टडी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के बारे में पढ़ेंगे। तो हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के बारे में पढ़ रहे थे। तो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का पीरियड जो है वो सबसे लंबा है, यानी 644 से 656 यानी 12 साल का पीरियड। अब हम आते हैं अपने चौथे खलीफा पे जो खुलफाए राशिदून में शामिल होते हैं, वो हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का जो पीरियड है जो इम्पॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना है, 656 से 661 5 ईयर्स। अच्छा, कुछ लोग अभी भी बच्चे कमेंट में पूछ रहे होंगे कि सर डेट्स याद नहीं होती है, डेट्स का क्या करें, डेट्स के बारे में कैसे करें। तो देखिए उसको याद करने का तो के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, वो तो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन उसकी कुछ तरीके हैं। तरीका ये है कि मान लीजिए कि अगर आपको 4 खलीफा याद हैं तो उनकी डेट्स याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। यानी आप कोई भी एक चीज़ याद कीजिए। देखिए इसमें 3 चीज़ें हैं, एक है खलीफा का नाम, दूसरा है पीरियड और तीसरा है ईयर। तो या तो आप ईयर याद कर लें तो आपको ये सीरीज़ याद हो जाएगी, और या तो आप ये याद कर लें आपको ईयर से याद हो जाएंगे, या आप सबसे पहले चारों नाम याद कर लीजिए और चारों नाम की सीरीज़ याद कर लें। यानी हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, 4 नाम हैं। 4 नामों में आप ये देख लीजिए कि खिलाफत का पीरियड यानी खुलफाए राशिदीन, देखिए रिलेट करके अगर आप देखेंगे तो ही चीज़ें होंगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मतलब सर कुछ ऐसी जादू की पुड़िया दे दें जिससे कि डेट्स ऐसे ही याद हो जाए, तो ये दुनिया में आपको कोई नहीं दे पाएगा। अगर आप इस मुगालते में हैं या इस कन्फ्यूज़न में हैं तो आप सबसे पहले इस कन्फ्यूज़न को निकाल दीजिए, अदरवाइज़ आपका एंट्रेंस का ये वाला क्वेश्चन हिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको कोई भी ऐसी फक्की नहीं दूंगा जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। तो हम जो है फैक्ट्स पे बात करते हैं, और फैक्ट्स से मुराद इंडो इस्लामिक का भी फैक्ट और लाइफ का भी फैक्ट। तो लाइफ में देखिए शॉर्टकट्स हो सकते हैं लेकिन मेहनत का कोई जो है अल्टरनेटिव नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो हम देख रहे थे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के पीरियड के बारे में, और फिर है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के बारे में एक बात आप ध्यान रखें कि इनका पीरियड जो है वो 5 साल का है, और खुलफाए राशिदून में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की एक ख़ास हैसियत है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल के चचाज़ाद भाई हैं। ठीक, जब आप सीरत पढ़ते हैं तो अल्लाह के रसूल हज़रत अली से ऐसी मोहब्बत करते हैं और उनको इस तरीके से उनको मतलब समझ लीजिए कि गार्ड करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि हज़रत अली मानो अल्लाह के रसूल के बेटे हैं।
लेकिन ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, हज़रत अली अल्लाह के रसूल के दामाद हैं। जिस तरीके से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के दोहरे दामाद हैं, यानी 2 बेटियाँ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में थी, उसी तरीके से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में अल्लाह के रसूल की एक बेटी थी। अब वो एक बेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम भी पूछा जाता है। वो बेटी हैं वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो ये अल्लाह के रसूल की सबसे चहेती बेटी हैं। दूसरी बात ये कि इस्लामिक बिलीफ के हिसाब से जब आप जुमे का खुतबा सुनते हैं तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम आता है। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जन्नत की सरदार हैं, ठीक है। तो जन्नत की औरतों की सरदार जो है वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल की बेटी हैं और हज़रत अली की जो है वो वाइफ हैं, ठीक। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है, मैं देखिए ये चीज़ आपको दोबारा पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ टच कर दे रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही और हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलादों में से 2 औलादें बहुत ख़ास हैं और वो हैं हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, ख़ास तौर से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक ख़ास इंसिडेंट के बारे में याद किया जाता है जिसको हम करबला का इंसिडेंट कहते हैं, ठीक है, जिसमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई थी। और जस्ट उससे पहले जो सरदारी थी या समझ लीजिए कि ज़िम्मेदारी थी मदीने में, तो वो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में थी। लेकिन हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी उस वक्त में जो है अपने उस पे रहते हुए जो है एक ख़ास मरहला आया था जहाँ उनको मुसलमानों के 2 गिरोहों का जो है कॉम्प्रोमाइज़ करवाना था। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला ने वो बड़ी कामयाबी या समझ लीजिए कि वो बड़ी ज़िम्मेदारी पूरी की है जो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला के ऊपर आई थी। तो बहरहाल ये चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी और फिर हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है जो आपको यहीं से मैंने आपको बता दिया कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ौजा हैं, बीवी हैं, और हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हैं। दूसरी बात ये जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हैं, और असल में यहाँ से आगे बढ़ने दिल नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक के आपको इस पर बात कर रहा हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये एक लंबा मतलब कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे पहले ईमान लाने वाले मर्द कौन हैं, फिर औरत कौन है, फिर ग़ुलाम कौन है और बच्चे कौन से हैं। तो इस्लाम में 6 साल की उम्र में करीबन इब्न नसाई एक हैं मुहद्दिस, उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है कि बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले जो हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उस वक्त की उम्र अगर आप देखेंगे तो वो है 6 साल। मतलब अगर आप देखेंगे कि आज के दौर में 6 साल का बच्चा क्या कर सकता है, तो 6 साल का बच्चा जो है अगर बहुत कुछ अच्छा कर सकता है तो वो पबजी खेल सकता है। उसके अलावा अगर आप उसको मार्केट से जाके ओट्स लाने बोलेंगे तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन 6 साल की उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अली को वो अक़ल दी थी, वो समझ दी थी कि वो अल्लाह के रसूल के लाए हुए दीन को जो क्या कह सकते हैं कि मैन ऑफ विज़डम, जिसको हम कह सकते हैं कि उसका नाम जो है वो उमर बिन हिशाम था, जिसको आप बड़ा उसका फेमस नाम है और आपको सुन के हंसी आ जाएगी। उसका नाम अबू जहल है, जिसको अल्लाह के रसूल ने कहा कि अबू जहल है। तो अच्छा पता है आपको कि अबू जहल जो है वो हमेशा से जाहिल नहीं कहलाता था, उसको कहते थे द मैन ऑफ विज़डम, यानी अक्लमंदों का सरदार कहा जाता था। और उसका असली नाम उमर बिन हिशाम था। ये एक उमर है उमर बिन खत्ताब और वो था उमर बिन हिशाम। तो उमर बिन हिशाम जो है जब उसने अल्लाह के रसूल की दावत को कबूल नहीं किया तो फिर वो जो है जाहिल हो गया। और जाहिल ही नहीं हुआ, अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये जाहिलों का सरदार है, जाहिलों का बाप है, इसीलिए उसको अबू जहल कहा जाता है। तो अबू जहल जैसा जो विज़डम वाला आदमी था वो उस दावत को कबूल नहीं कर पाया, उस बिलीफ को कबूल नहीं कर पाया जो अल्लाह के रसूल ने लोगों के सामने पेश किया था। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको समझ गए और 6 साल की उम्र में आपने इस्लाम को कबूल कर लिया। करेक्ट। अबू जहल के बारे में एक और बात बता दूं, मक्की दौर में हम ये चीज़ पढ़ेंगे। उमर बिन हिशाम यानी अबू जहल वो
कोई बाहर का आदमी नहीं था, वो अल्लाह के रसूल के ख़ानदान का था और अल्लाह के रसूल का चचा था, और लेकिन उसने इस्लाम को कबूल नहीं किया। तो इससे रिलेटेड चीज़ें फिर हम फर्दर आगे देखेंगे। अब आ जाइए, ये खुलफाए राशिदून का पीरियड है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि खुलफाए राशिदून के पीरियड के बाद खिलाफत ख़त्म नहीं हुई। देखिए, इस्लाम का एक और कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपके जीके के लिए या फिर कभी आने वाले वक्त में कभी आप इंटरव्यू में बैठें तो होता है ना जनरल कि भाई आपने जो है इतने साल इस्लामिक लिटरेचर पढ़ा, इंडो इस्लामिक पढ़ा, तो आपको इसके बारे में कितनी नॉलेज है। तो आपको थोड़ा सा बड़ा भी सोचना है। अब आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, अब आप 5th 6th के बच्चे नहीं हैं, अब आप 11th क्लास में एंट्री करने जा रहे हैं, यानी हाई स्कूल में एंट्री करने जा रहे हैं। तो देखिए, समाज के हिसाब से बहुत ज़्यादा चलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी समाज आपसे एक्सपेक्ट करता है कि ये बंदा अगर हाई स्कूल का है तो इसको कम से कम इतना पता होना चाहिए। तो जो इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम है वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो सोशलिज़म नहीं है, या आप कह सकते हैं कि वो प्रेसिडेंशियलशिप नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि इस्लाम का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको हम जो है वो कहते हैं खिलाफत। इस्लाम के पॉलिटिकल सिस्टम को खिलाफत कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह के रसूल के बाद जो है ये खिलाफत चेंज हुई है। खलीफा का मीनिंग होता है नायब का, ठीक है, कि नायब का मीनिंग ऐसे कि जिसके पास अपनी खुद की पावर नहीं होती, वो कहीं से डिराइव कर रहा होता है, मतलब उसको कोई देता है पावर, तब वो एक्स फैक्टो उस काम को अंजाम दे पाता है। तो ये जो खलीफा हैं ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सारे मुस्लिम्स के। देखिए, दो चीज़ें हैं। अभी आप जब हम मुग़ल पीरियड देखेंगे या हम सल्तनत पीरियड देखेंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े सुल्तान आपको नज़र आएंगे, लेकिन सुल्तान जो है वो पूरी ऑल मुस्लिम कम्युनिटी के, यानी ग्लोब के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जितने मुसलमान रह रहे हैं उन सारे मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, बल्कि वो एक ख़ास पर्टिकुलर एरिया जिसको वो अपना सल्तनत कह सकता है, अपना राज्य कह सकता है, अपना राष्ट्र कह सकता है, या अपना इंग्लिश में उसको अपना एम्पायर कह सकता है, तो वो सिर्फ उस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव होता है। लेकिन खलीफा जो होता है, अगर कोई है मौजूद, तो वो सारे मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है, चाहे वो क्या नाम है युगांडा में रह रहा हो, चाहे वो अफ्रीका में रह रहा हो, या एक इमेजिनरी समझ लीजिए स्टेट यानी वकांडा में रह रहा हो। वकांडा से आपको याद आ गया होगा ना। देखिए, ये वाली जीके हमारी बहुत ही स्ट्रांग है, वकांडा वाली, जो मार्वल सीरीज से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका इंडो इस्लामिक में नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा सा डिलीट कर दीजिए। तो हम देख रहे हैं कि खुलफाए राशिदून का पीरियड जब 661 में ख़त्म हुआ तो खिलाफत यहीं ख़त्म नहीं हुई, खिलाफत उसके बाद भी चली है, लेकिन उस तरीके से नहीं चली है जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने छोड़ के गए थे, इसीलिए हम उसको थोड़ा सा अलग से पढ़ते हैं। तो वो पीरियड है 661 से 750 AD। अच्छा, यहाँ पे मैंने हर जगह AD नहीं लिखा है, ये अंडरस्टूड चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहली जो खिलाफत रही है वो उस खिलाफत को उमैयद खिलाफत कहते हैं, UMAYAD, ठीक। तो ये खिलाफत 661 से 750 तक रही है, उमैयद खिलाफत, यानी इसमें बनु उमैया के लोग, यानी एक ट्राइब थी अरब में बनु उमैया, तो उस ख़ानदान के हाथ में खिलाफत आई और फिर उसने उस खिलाफत को अंजाम दिया है। तो खिलाफत पीरियड में चाहे आप हज़रत अबू बकर से लें या उमैयद खिलाफत से लें, तो जो सबसे बड़ा एम्पायर रहा है, यानी जो मुसलमानों के अंडर में या मुस्लिम खिलाफत के अंडर में सबसे बड़ा जो एम्पायर रहा है वो उमैयद खिलाफत से रहा है। एक बार ये क्वेश्चन आया है कि किस खलीफा के पीरियड में या किस खिलाफत के पीरियड में सबसे बड़ा एम्पायर मुस्लिम्स के हाथ में रहा है, तो वो उमैयद खिलाफत है, ठीक है। जो क्वेश्चन सिर्फ एक बार आते हैं ना, तो वो एक हिंट होते हैं कि आने वाले 3-4 साल के बाद ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है, मतलब एग्जैक्ट रिपीट नहीं होगा, लेकिन वो इंडिकेशन होता है कि आपको इस लाइन से भी थोड़ा सा फोकस करना है। तो उमैयद खिलाफत के बारे में एक तो आप डेट याद रखिए 661 से 750। दूसरी बात ये याद रखिए कि लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम उम्मत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एम्पायर जो है उमैयद खिलाफत है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि खुलफाए राशिदून के बाद जो सबसे पहली खिलाफत है वो कौन सी है, तो वो भी उमैयद खिलाफत कहलाएगी, करेक्ट। नेक्स्ट आइए अब्बासिद खिलाफत। तो ये जो खिलाफत है वो 750 से 1258 तक,
ठीक है, यानी 750 से 1258 ईस्वी तक अब्बासिद खिलाफत रही है। अब्बासिद खिलाफत भी इसी तरीके की खिलाफत है जैसे पहले उमैयद ख़ानदान के पास खिलाफत थी, उसी तरीके से अब्बासिद ख़ानदान के पास खिलाफत है। देखिए ये वर्ड मैंने पहले नहीं बोला, कौन सा वर्ड? ख़ानदान का वर्ड। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू कुहाफ़ा के ख़ानदान से हैं, ये उस ख़ानदान से नहीं हैं जो अल्लाह के रसूल का ख़ानदान है, ठीक है, डायरेक्ट। दूसरी बात, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हज़रत अबू बकर के ख़ानदान से नहीं है, ये इंडिपेंडेंट हैं, ये उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये हैं सारे चारों कुरैश, मतलब कुरैश कबीले से हैं लेकिन एक ही ख़ानदान से नहीं है। तीसरे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनको कहा जाता है। तो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख़ानदान उमर के ख़ानदान या अबू बकर के ख़ानदान से मैच नहीं खाता, अलग ख़ानदान है, कबीला एक है, ख़ानदान अलग है। फिर हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो सबसे क्लोज़ हैं अल्लाह के रसूल के, लेकिन आप देखिए कि हज़रत अली को खिलाफत कब मिल रही है? चौथे नंबर पे। यानी ये देखिए नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये एक सीरीज़ है तो इसीलिए हम उसको समझने के लिए चौथा नंबर कह रहे हैं, उसको समझने के लिए हम 1 2 3 4 लिख देते हैं। बहरहाल तो ये चारों ही अलग अलग ख़ानदान के हैं। और देखिए कि अल्लाह के रसूल के ख़ानदान जो डायरेक्ट ख़ानदान है, ज़ाहिर सी बात है चचाज़ाद भाई सबसे क्लोज़ होता है और अल्लाह के रसूल ने खुद परवरिश की है, अल्लाह के रसूल के दामाद हैं, उसके बाद भी खिलाफत चौथे नंबर पे मिल रही है। तो एक बात आप याद रखिए, ये मिसकंसेप्शन दूर रखिए कि जो अल्लाह के रसूल के दौर में जो मिली हुई खिलाफत है, जिसको एक वर्ड में इन्वर्टेड कॉमा में कहते हैं, आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है, इसको कहते हैं खिलाफत मिनहाज नबुव्वा, ठीक है। खिलाफत मिनहाज नबुव्वा का मतलब ये होता है कि वो खिलाफत जो रसूल अल्लाह के मनहज पे हो। ये मनहज क्या होता है? ये मनहज जो है वो पैटर्न, आप आम लफ्ज़ में समझ लीजिए कि पैटर्न, पद्धति। तो वो पद्धति जिस पद्धति पे रसूल अल्लाह ने छोड़कर गए थे, वो खिलाफत तो खुलफाए राशिदून के खिलाफत है। तो फिर ये कौन सी खिलाफत है? इसको खिलाफत नहीं कहेंगे क्या? नहीं, खिलाफत कहेंगे, लेकिन एग्जैक्ट ये वो पैटर्न नहीं है। एक होता है ना कि एक ट्रेन चल रही है, वो थोड़ी सी पटरी से उतरती है तो एकदम से बाहर नहीं गिर जाती। आप ना देखना कि जब भी कभी ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, अल्लाह करे ऐसा ना हो बार बार, लेकिन अभी हिंदुस्तान में ये सब चीज़ें होती रहती हैं तो आपको एक्सपीरियंस है। तो ट्रेन का जब भी एक्सीडेंट होता है तो सारे डब्बे नहीं पलट जाते। क्या होता है कि एक ट्रेन का जब चलती रहती है तो इंजन या कोई डब्बा पटरी से थोड़ा सा उतरता है, फिर बकिया डब्बे उतरते हैं, फिर आगे के डब्बे उतरते हैं, और फिर उसमें से कुछ डब्बे गिर जाते हैं, कुछ डब्बे सीधे रहते हैं, और कभी कभी ये होता है कि पूरी की पूरी ट्रेन गिर जाती है और इंजन अपनी जगह पे खड़ा रहता है। तो यहाँ पे मिसाल ऐसी है कि खुलफाए राशिदून तक ट्रेन सही चल रही थी, बिल्कुल सीधी, ठीक है। लेकिन जब खुलफाए राशिदून का दौर ख़त्म हुआ तो ट्रेन के कुछ डब्बे इधर उधर हिलने लगे, पटरी से उतरने लगे। तो उमैयद खिलाफत में पटरी से कुछ डब्बे उतर गए। उसके बाद अब्बासिद खिलाफत 750 से 1558, ठीक। इसमें मैंने 2 डेट लिखी है, देखिए ब्रैकेट में, 1261 से 1517, 1261 टू 1517। ये 2 डेट क्यों लिखी है? ये 2 डेट इसलिए लिखी है कि अब्बासिद खिलाफत के दौर में मंगोल्स का अटैक हुआ था चाइना की साइड से, ठीक है। तो उस टाइम में उसको पता नहीं चाइना कहते थे कि नहीं, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं वो ये कि मंगोल अटैक हुआ था। मंगोल अटैक में अब्बासिद खिलाफत को तोड़ के रख दिया। तो उसमें क्या हुआ कि एक पीरियड तो 1750 से 1258 तक का रहा, ठीक। लेकिन उसके बाद देखिए 1258 से 1261 ये एक गैप है। इस गैप में पूरे एरिया का जो शासन और प्रशासन है वो अपने हाथ में ले लिया, किसने? मंगोल्स ने, ठीक है। इस पीरियड में उन्होंने सारे मुसलमानों को हटाया और अपनी बादशाही शामिल कर ली, जिसमें आप जो उस्मानिया खिलाफत समझ रहे हैं तो वो उस्मानिया खिलाफत हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु वाले ख़ानदान की नहीं है, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। उस्मानिया खिलाफत जो है वो उस्मान से रिलेटेड है, जो अर्तगल गाजी का बेटा है। अच्छा, ये जो लोग हैं ऑटोमन एम्पायर के लोग जो हैं, ये अरब नहीं है। ये भी बात बड़ी मज़े की है कि उमैयद जो हैं वो अरबी लोग हैं, अरब के लोग हैं। अब्बासिद ये भी अरबी लोग हैं, अरब के लोग हैं। ऑटोमन एम्पायर जो है, उस्मानिया खिलाफत है, ये अरब नहीं है, तो ये तुर्क लोग हैं, तुर्किश लोग हैं। और अभी जब हम मुस्लिम्स इन इंडिया पढ़ेंगे, जिसमें मुग़ल्स पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि मुग़ल भी जो लोग हैं वो एक्चुअल तो मंगोल्स हैं,
तो उसमें भी अक्सर जो सुल्तान हैं या जो राजा हैं वो तुर्किश हैं और वो लैंग्वेज भी तुर्की ही इस्तेमाल करते हैं, तुर्किश लैंग्वेज ही इस्तेमाल करते हैं या फिर पर्शियन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको जहन में रहना चाहिए। अब आप आगे आइए, इंडो इस्लामिक का जो दूसरा सेगमेंट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो इस्लामिक कल्चर। एक आपने इस्लामिक हिस्ट्री देखा, खिलाफत पीरियड देखा, देन यहाँ आइए इस्लामिक कल्चर। इस्लामिक कल्चर में बहुत जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो इस्लामिक कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो है, देखिए कोई भी कल्चर, ये बात आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कल्चर जो है, कोई भी संस्कृति जो है वो उसके बिलीफ सिस्टम से वजूद में आती है, रिचुअल से वजूद में नहीं आती। तो सबसे पहले जो हम इस्लामिक कल्चर में पढ़ेंगे वो बिलीफ सिस्टम पढ़ेंगे, जिसको हम एक वर्ड में कहते हैं अकायद। ठीक है, क्या अकीदा है, क्या विश्वास है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद कस्टम्स, जो उनके कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, रिचुअल्स है, फेस्टिवल्स है और आर्किटेक्चर्स है। तो ये 4 सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस एक क्वेश्चन बनता है अक्सर। पिछले 10 साल के पेपरों में समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जो या तो बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड होंगे, या आपके फेस्टिवल से रिलेटेड होंगे, या आर्किटेक्चर से रिलेटेड होंगे। तो इनको हम अलग से एक क्लास लेके उस पूरे लेक्चर में सिर्फ इस्लामिक कल्चर पढ़ेंगे। तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे बनेगा तो डेफिनेटली वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो अगला सेगमेंट है वो है बुक्स एंड ऑथर का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर साल के पेपर में आपको 1 से 2 क्वेश्चन बुक्स और ऑथर से रिलेटेड ज़रूर पूछता है। तो इसके बिना जो है आपका कोई गुजारा नहीं है। मतलब अगर आपको 2 नंबर चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए, तो आपको ये देखना ही पड़ेगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि चलिए सर ये तो अभी से ही डिलीट कर दिए, क्योंकि बुक्स और ऑथर सिर्फ 2 नंबर या 1 नंबर, तो क्या ज़रूरत है सर, मैं तो ये सब पढ़ लेता हूँ। तो देखिए इस कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा। लास्ट ईयर मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स, बायो में बहुत अच्छे नंबर, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे, फिज़िक्स बहुत अच्छे, मैथ्स बहुत अच्छे, सारे नंबर बहुत अच्छे। ठीक है, इंडो इस्लामिक में 2 क्वेश्चन गलत करके आ गए। ठीक है, तो 2 मार्क्स कट गए। तो क्या हुआ कि सारे पेपर में बहुत अच्छे नंबर्स थे, मतलब सारे पॉइंट्स, सारे पार्ट्स में, और इंडो इस्लामिक का 2 क्वेश्चन वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में। मतलब सबसे पहला क्वेश्चन ये कि विच इज़ द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम, तीसरा पिलर कौन सा है इस्लाम का, कंफ्यूज हो गए, गलत कर दिया। उसके अलावा एक क्वेश्चन और था जो किताब से रिलेटेड था, शाह वलीउल्लाह की किताब से रिलेटेड क्वेश्चन था, गलत कर दिया ओवर कॉन्फिडेंस में। तो क्या हुआ कि आपका ये जो 2 नंबर है ना, वो आपका एंट्रेंस खा जाएगा। समझ रहे हैं, खा जाएगा का मतलब कि आपने जितनी मेहनत की है उसमें पानी फिर जाएगा सिर्फ 2 नंबर से। तो किसी भी नंबर को छोटा मत समझिए, वो एक नंबर आपको एएमयू के अंदर भी कर सकता है, या आपको वापस कहाँ भेज सकता है, आपके घर पे, ताकि आप अगले साल आए। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को छोटा मत समझिए। तो बुक्स और ऑथर से रिलेटेड, लेकिन देखिए इसमें आसानी मैं आपके लिए कर देता हूँ कि ख़ास तौर से जो बुक्स और ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा फॉरेन कंट्री से रिलेटेड नहीं होते, अब्रॉड से रिलेटेड नहीं होते, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। या तो अगर कोई किताब बाहर भी लिखी गई है लेकिन उसका जो क्या बोलते हैं रिलेशन, संबंध अगर भारत या भारतीय संस्कृति से है तो वो किताब इंपॉर्टेंट होती है। हर किताब इंपॉर्टेंट नहीं होती जो इंडो इस्लामिक में पूछी जाती है। तो हम खास तौर से ऐसी किताबों की लिस्ट मैंने बना रखी है जो सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो इस्लामिक कल्चर से हो, चाहे किसी और चीज़ से रिलेटेड हो। तो वो सारी किताबें जो हैं हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आपको अलग से किताबों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर किताब के पीछे एक कहानी है और वो कहानी मैं आपको बताऊँगा शॉर्ट में, तो आपको याद रहेगा। अब आगे आ जाइए, जो बड़ा सेगमेंट है जिससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन, 2 नहीं 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मुस्लिम्स इन इंडिया, सबसे पहले इसको मुस्लिम्स इन इंडिया में ये बात आपको ध्यान रखना है कि हिंदुस्तान में पहले से तो इस्लाम नहीं था, इस्लाम आया है। तो उसका एक तरीका तो ये है कि अरब से लोग व्यापार करने आते थे, ट्रेड करने आते थे। दूसरा ये कि वहाँ से कुछ मुस्लिम्स प्रीचर आए हैं, प्रीचर यानी साधु संत टाइप के लोग जिनको हम वलीउल्लाह कहते हैं। तो उन्होंने इस्लाम की दावत दी है लोगों को, आगे इस्लाम को प्रीच किया है। तीसरा तरीका ये हुआ कि बाहर से कुछ अटैक्स हुए और उसके बाद हिंदुस्तान की हुकूमत, चूँकि यहाँ पे कोई हुकूमत नहीं थी या लोग अलग अलग बटे हुए थे, तो वो हुकूमत करने के नाम पे या फिर हिंदुस्तान में कभी कोई जुल्म हो रहा हो तो उस जुल्म को रोकने के लिए यहाँ से कोई जो है ख़त गया हो या मैसेज गया हो कि भाई आप आएँ, हमको इस जुल्म से छुड़ाएँ, क्योंकि आप लोग तो इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो
तीसरा तरीका ये होता है। तो मुस्लिम्स इन इंडिया जो है उसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि सबसे पहले नॉर्थ में देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिस तरीके से इस्लाम साउथ में आया है, यानी केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब जगह पे इस्लाम आया, उसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। और जो इस्लाम नॉर्थ में आया है, यानी कश्मीर या फिर राजस्थान, सॉरी राजस्थान नॉर्थ नहीं हुआ, मतलब आप देखें दिल्ली है ना, ये सब जो इलाके, उत्तर प्रदेश, ये सारी जगह पे जो इस्लाम है उसके आने का पैटर्न बिल्कुल अलग है। इसके अलावा एक तीसरा पैटर्न भी है। वो तीसरा पैटर्न जो है वो जो मैंने आपको बताया था, जो सूफ़ी हजरात आए हैं यहाँ पे, जो इनको वलीउल्लाह कहते हैं, उनका एक अलग पैटर्न है। वो ये दोनों जगह नहीं आए, वो बीच वाली जगह पे आए, सेंटर में। ठीक है, देखिए ये ज़्यादातर आप जो मज़ारात देखेंगे उसमें अक्सर जो है आपको यूपी में मिलेगी, यूपी के मतलब वेस्ट में, और या फिर आपको राजस्थान में मिलेगी, महाराष्ट्र में मिलेगी। तो ये सब जगह पे मतलब पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम जो है अलग अलग तरीके से आया है। तो अलग अलग जगह से आया है तो क्वेश्चन वहाँ से बनता है, यानी एक क्वेश्चन सूफीज़म से बन जाएगा, एक क्वेश्चन आपका सल्तनत पीरियड से बन जाएगा, और एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल इस्लामिक हिस्ट्री, इंडिया की इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड बिल्कुल साउथ वाले एरिया से बन जाएगा कि ट्रेड के हिसाब से कैसा है। तो ये 3 क्वेश्चन असल में 3 सेगमेंट से बनते हैं, एक ही जगह से सारे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो मुस्लिम्स इन इंडिया में 2 पीरियड आप देखिए, सल्तनत पीरियड 1206 से 1526, यानी मुस्लिम्स में सल्तनत पीरियड का इतिहास 1206 से 1526 तक है। इससे पहले भी मुस्लिम्स थे यहाँ पे, वो जब हम सल्तनत पीरियड पढ़ेंगे या मुस्लिम्स इन इंडिया पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। यानी मोहम्मद गौरी, वो आपको सल्तनत पीरियड में कहीं नहीं दिखेगा लेकिन उसका नाम है, और मोहम्मद गजनवी, उसका नाम आपको सल्तनत पीरियड में, मुग़ल पीरियड में कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन उससे पहले वो है, इसलिए उसका अपना एक दौर है, उस दौर को हम अलग से पढ़ेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है मुग़ल पीरियड 1526 से 1761। ये 1761 को याद रखिएगा, जब मैं आपको मुग़ल पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ये 1761 मैंने क्यों लिखा है, अभी नहीं बताऊंगा। तो मुग़ल पीरियड सल्तनत पीरियड के बाद मुग़ल पीरियड है, और ये दोनों पीरियड मुस्लिम्स इन इंडिया के तौर पे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एक बात आपको मैं यहीं चलते चलते बता देता हूँ। सल्तनत पीरियड में हम डिफरेंट डायनेस्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहली डायनेस्टी है वो है स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद है तुगलक डायनेस्टी, और फिर है आपकी सैयद डायनेस्टी, और फिर है आपकी लोधी डायनेस्टी, और फिर है सूरी डायनेस्टी। ये डिफरेंट डायनेस्टीज़ हैं, हो सकता है कि सीरीज़ थोड़ा आगे पीछे हो गई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बाद में दोबारा पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंट डायनेस्टीज से रिलेटेड डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में रखा रहता है, तो इसलिए हमको ये इस डायनेस्टीज़ को पढ़ना है, और बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे पहले आपने इतनी मज़ेदार हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं होगी जिस तरीके से उसमें रिलेट हम करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बुक से रिलेटेड होंगे, वो आपके वहीं सॉल्व हो जाएंगे, करेक्ट। तो डिफरेंट डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट में आप देखेंगे प्रोमिनेंट पर्सनालिटी। तो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी तो आप देखेंगे कि बहुत सारी है, लेकिन उसमें हमको जो ख़ास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोमिनेंट पर्सनालिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा, ठीक, तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी में ख़ास तौर से जो क्वेश्चन आते हैं वो ख़ास तौर से आते हैं एमयू से रिलेटेड। एमयू से रिलेटेड जितनी पर्सनालिटीज़ हैं, ख़ास पर्सनालिटीज़, एकदम ऐसे अंदर तक नहीं कि सबसे पहला मतलब जो है क्लर्क कौन था, ये ज़रूरी नहीं है। तो एमयू से बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ जो वाइस चांसलर रहे हैं, चांसलर रहे हैं, या जिन्होंने कुछ खास कंट्रीब्यूशन दिया है, तो एमयू से रिलेटेड वो नंबर ऑफ मतलब समझ लीजिए कि मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 पर्सनालिटी। उसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे रहते हैं वो अलीगढ़ मूवमेंट से रिलेटेड चीज़ें देख रहे होते हैं, तो बहुत सारी पर्सनालिटी को रटते रहते हैं, ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही नहीं है। क्वेश्चन आना है 5 से 7 पर्सनालिटीज़, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो हैं वो, और ये भी 5 से 7 पर्सनालिटी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 पर्सनालिटीज़ जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मतलब हो सकता है कि किसी पर्सनालिटी का नाम सर सैयद के साथ आए, वही पर्सनालिटी आपको फ्रीडम स्ट्रगल में भी दिखेगी, वही आपको खिलाफत में भी दिखेगी, और वही आपको अलीगढ़ मूवमेंट में भी दिखेगी। तो क्या हो गया, आपने एक पर्सनालिटी याद की और 4 क्वेश्चन आपने बना लिए। तो पैटर्न हमारा ये है, इसी पैटर्न से हम आगे भी पढ़ाई करेंगे। तो इसके अलावा देखिए शिबली नोमानी साहब हैं, ठीक, इसके बाद आप शाह वलीउल्लाह को देख सकते हैं। हाँ, एक और है प्रोमिनेंट पर्सनालिटी में आपका एक इंडियन
इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो पर्सनालिटी फेमस हैं, ठीक है, या जो बहुत रिलेटेड हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से या इंडियन कल्चर से, उनसे रिलेटेड पर्सनालिटीज़ आती हैं। देखिए ओवरऑल कोई भी चीज़ जो इंडो इस्लामिक में हो, चाहे जीके में हो, चाहे करंट अफेयर्स में हो, इसके लिए आप एक समझ लीजिए एक ब्रह्मास्त्र पकड़ लीजिए, वो ये कि क्वेश्चन आपका जो भी बनेगा वो या तो आपके इंडिया से रिलेटेड होगा, या आपके एमयू से रिलेटेड होगा, या एकदम डायरेक्टली इस्लाम से रिलेटेड होगा। यही 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ आपको दिख रही है वो सब चीज़ आप छोड़ दीजिए, उसको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए वो बहुत रेयर ऑफ द रेयर कंडीशन में कोई क्वेश्चन बनता है। मेरे को पता है कि आपके दिमाग में क्या ध्यान आ रहा होगा, तो सर ये बात कि सर लास्ट टाइम जो है राशि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया था। तो सर देखिए ऐसा है कि इस बड़े से समंदर में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो अब राशि से रिलेटेड क्वेश्चन आए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जो है पूरी हिंदू एस्ट्रोलॉजी आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब वो डिपेंड करता है यार एग्जामिनर कैसा है, अब उसके दिमाग में कुछ घूम गया होगा, हो सकता है पुरानी डायरी निकल गई होगी, तो पुरानी डायरीज में अक्सर जो है राशि वाशि दी रहती है कि भाई ये मकर राशि है, ये राशि है, वो राशि है, तो बना दिया एक क्वेश्चन। तो बहरहाल तो इस टाइप के जो एलियन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी कभी आते हैं, हर साल नहीं आते हैं। मैंने काफ़ी पिछले 15-15 सालों के पेपर्स देखे हैं, उसमें कभी कभी ऐसा होता है। तो देखिए एक चांस तो वो है दुर्घटना के, 1% चांसेस हो, नहीं एक भी नहीं, 0.1% चांसेस है, ठीक है। तो पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद जो अगला है वो है मूवमेंट्स। मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी खास तौर से आते हैं। फ्रीडम मूवमेंट सबसे पहले हम यहाँ से उठाएंगे कि फ्रीडम मूवमेंट में, फ्रीडम स्ट्रगल में कौन सी मेजर पर्सनालिटीज़ हैं जो या तो इंडिया से रिलेटेड हैं, जाहिर सी बात है, और या तो फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, या फिर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से रिलेटेड हैं, या फिर अलीगढ़ मूवमेंट से रिलेटेड हैं। तो फ्रीडम मूवमेंट में हम उन चीज़ों को देखेंगे। दूसरा है खिलाफत मूवमेंट। ये एक इंडियन इस्लामिक हिस्ट्री में एक ये बहुत ख़ास मूवमेंट है, जिस मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 2 भाई हैं जिनको बोलते हैं अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली, और ये दोनों ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं और सर सैयद से भी बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है। तो वहाँ पे हम ये दोनों को साथ में मिला के पढ़ेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर है अलीगढ़ मूवमेंट। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट इशू है और इसमें डिफरेंट बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और पर्सनालिटीज़ और अदर मूवमेंट्स के साथ इसका कनेक्शन, ये सारी चीज़ें हम अलीगढ़ मूवमेंट में पढ़ेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि हम पढ़ेंगे कोई एक चीज़ ही, लेकिन क्वेश्चन 4 डायमेंशंस में बनेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमको देखना होगा। इसके अलावा मैंने एक एग्जांपल लिखा है चिपको मूवमेंट। ऐसे मूवमेंट जो खास तौर से इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। ओवरऑल या तो वर्ल्ड के इन्वायरमेंट या इंडियन इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर सोशल राइट्स से रिलेटेड मूवमेंट है। तो जीके में उस टाइप का क्वेश्चन आपको मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो मेजर पोर्शन ये है जो इंडो इस्लामिक में पूछा जाता है। अब आता है जीके और करंट अफेयर्स। सीए लिख दिया बॉस करंट अफेयर्स को। तो जीके और करंट अफेयर्स में क्या फ़र्क है ये तो आपको पता ही है। तो जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हम जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे तो उससे रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, अलग से जीके के नोट्स बना के आपको रटवाएंगे नहीं। मतलब मान लीजिए कि मैंने आपको फ्रीडम मूवमेंट बताया तो उसी से रिलेटेड जीके का क्वेश्चन, यानी आपको मैंने पर्सनालिटी पढ़ाई या फ्रीडम मूवमेंट या सल्तनत पीरियड पढ़ाया, तो उसमें जीके के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक। उसके बाद है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की हम एक सेपरेट क्लास लेंगे, जिसमें हम देखिए करंट अफेयर्स में भी ऐसा नहीं है सन 2000 का क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आ जाएगा। बच्चे हैं पढ़ते रहते हैं और गाइड में मान लीजिए उन्होंने पुरानी एडिशन की गाइड ली है तो सारा करंट अफेयर्स पिछले साल का पढ़ लिया और बोलते हैं यार एक भी क्वेश्चन फंसा ही नहीं। फंसेगा कैसे, करंट ही नहीं था, ठीक है। तो मतलब समझ रहे ना, करंट ही नहीं है तो लाइट कैसे जलेगी। अब करंट में लाइट नहीं चलती, उसी तरीके से आपने करंट क्वेश्चन उठाया ही नहीं इसलिए क्वेश्चन हिला ही नहीं। तो इसीलिए करंट अफेयर्स हम सबसे लास्ट में लेंगे जब हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे, यानी उसके 15 दिन पहले, 20 दिन पहले या 1 महीना पहले। तो उस टाइम हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे और उसमें ख़ास तौर से जो साल चल रहा है यानी प्रेजेंट, जस्ट 1 साल पहले और जो आने वाले टाइम में जो फेमस इवेंट हैं उनसे रिलेटेड। देखिए ये 3 चीज़ें हैं, इन्हीं 3 चीज़ों से रिलेटेड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है। वो भी सारा करंट अफेयर्स नहीं बनता कि मतलब करंट अफेयर्स में मतलब बिग बॉस में इस बार कौन कंटेस्टेंट आ रहे हैं। अब लोग सोचते हैं कि ये भी करंट अफेयर्स है, इस तरीके का नहीं। वो जानते हैं कि आप 10वीं के विद्यार्थी हैं, यानी आपने 10th पढ़ना है और 11th
10th पढ़ा है और 11th का एंट्रेंस दे रहे हैं, तो वह आपसे सरल, सभ्य और सुशील टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, फिजूल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। मतलब अगर वो बॉलीवुड से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे लेकिन थोड़ा सभ्य अंदाज में पूछेंगे। सभ्य अंदाज मतलब फिल्म फेयर अवार्ड में किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, ये आपसे पूछेगा। तो अगर आपने कह दिया कि भाई फ़लाँ शख्स को मिला है या फ़लाँ लेडी को एक्ट्रेस का खिताब मिला है, अब वो आपसे फिल्म नहीं पूछेंगे कि मतलब अगर कंगना रनावत को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तो कौन सी पिक्चर के लिए मिला है, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा मर्यादा बनाए रखते हैं वो, क्योंकि ये एकेडमिक फील्ड है, तो एकेडमिक फील्ड में एकेडमिक फील्ड से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारा वो रंग हैं जो मैंने अभी आपके सामने बताए, जो आपको अपने कैनवास में भरने हैं और उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हम इस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो पूरा इंडो इस्लामिक हमारा जो है वो खड़ा हो जाएगा। और फिर जो 20 क्वेश्चन है, जो मैंने आपसे कहा था कि जो मेरे पास सुनहरी चाबी है, वो सुनहरी चाबी से हम सारे क्वेश्चन ईजिली ओपन कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताता चलूँ कि ये तो हो गए लेक्चर्स की बात। इन लेक्चर्स के बाद हम 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे इधर ही वीडियो पे, एक के बाद एक। यानी एक साल में एक दिन में हो सकता है कि हम 2 पेपर सॉल्व कर लें, या मतलब अगर पेपर बड़ा है या फिर उसमें डिटेल है, चीज़ें डिटेल में हैं, तो हम एक दिन में एक पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 साल के पेपर, यानी आपने ये सारा डिटेल में पढ़ लिया, उसके बाद 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, करंट अफेयर्स का अलग पोर्शन पढ़ लिया। नो डाउट आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बनिस्बत ये जितनी ईमानदारी से हम आपको पढ़ा रहे हैं उतनी ईमानदारी से आप भी पढ़ें। तो बस आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे।